इस वीडियो में हम जो हमारी पटवारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसकी आज सेकेंड सीरीज है। ठीक है, फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है जिसमें हमने 98 क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और 99 क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति निवासी थे। तो हमारे भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति निवासी थे और इनको 9 दिसंबर 1946 में जब पहली बैठक हुई थी तब सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन सेकेंड टाइम में जब 11 दिसंबर को यहाँ पर बैठक हुई तब उस समय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुन लिया गया था। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने और 11 दिसंबर 1946 को ये स्थायी अध्यक्ष भी बनाए गए थे किसके? संविधान सभा के। और ये कहाँ के निवासी थे? ये बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, बिहार के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज ही धर्म है, यह कथन किसका है? ये समाजशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। समाज ही धर्म है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो दुर्खीम का है। देखिए यहाँ पर सीजी पटवारी एग्जाम 2022 प्रिपरेशन के लिए गूगल प्ले स्टोर से आप इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अशोक के मेरठ और टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था? अशोक के देखिए 13 शिलालेख हैं जिनमें से उनके मेरठ और टोपरा वाले जो शिलालेख है उसको दिल्ली ले जाने का काम किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने ही जो अशोक के मेरठ और टोपरा वाला अभिलेख है उसको दिल्ली ले गया था। चलिए छोटा सा नोट्स दिया हुआ है जिसको हम देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का राजा था। ठीक है, नाम में ही तुगलक है, तुगलक वंश का राजा था जिसने 1351 से 1388 तक राज्य किया और वह अशोक के मेरठ और टोपरा जो शिलालेख था उसको दिल्ली ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन जो है किसका है? ठीक है, हम सभी मानते हैं कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। और ये कथन किसका है? ये अरस्तू का है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद कहा जाता था। जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी तो हर सल्तनत में या हर राज्य के शासक में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही था, हम लोग अपने हिसाब से चलाते रहते थे। तो उस समय की जो बरीद होता था वो किसको कहा जाता था? तो ये एक तरीके से क्या करते थे? जासूसी का काम करते थे जिन्हें बरीद कहा जाता था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए समाचार वाहक या जासूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह एक है, समाजशास्त्र के अनुसार विवाह क्या है? तो ये क्या है? एक सामाजिक संस्था है। ठीक, नेक्स्ट है, नौकरशाही को मेज प्रशासन नाम किसने दिया? तो देखिए यहाँ पर नौकरशाही को मेज प्रशासन का नाम किसके द्वारा दिया गया था? फाइनर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, मार्क्स ने समाज में कितने वर्ग बताए हैं? तो मार्क्स के अनुसार समाज कितने वर्ग का है? 2 वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के जिसे मुगलों ने भी जारी रखा, इसका नाम क्या था? तो शेरशाह के द्वारा जो मुद्राएं जारी की थी उसमें क्या था? रुपया, दाम, सर्फी, ये सभी था ना। तो इनके द्वारा जो चांदी के सिक्के थे जिसे मुगल ने भी जारी रखा उसका नाम क्या था? तो चांदी के जो सिक्के थे उसको कहा जाता था रुपया, जो कि मुगल प्रशासन में भी चल रही थी। यहाँ पर छोटा सा नोट्स दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं।
शेरशाह सूरी ने रुपया नामक चांदी का सिक्का जारी किया। इसका वजन 178 ग्रेन का था और यह वर्तमान में रुपया का पूर्ववर्ती था। 20वीं सदी तक यह ज़्यादातर बिना बदले ही रहा। चांदी के सिक्कों को रुपया और सोने के सिक्कों को मुहर और तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। याद रखिएगा, चांदी के सिक्के को हम क्या कहते थे? रुपया कहते थे, और सोने के सिक्के को मुहर और तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। नेक्स्ट है, जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है। यह कथन किसका है? ये जो कथन है वो है मैकाइवर एवं पेज का। नेक्स्ट है, प्रत्यक्षवाद के आलोचक हैं। प्रत्यक्षवाद के आलोचक कौन है? ये है चैम्बरलिन। प्रत्यक्षवाद के आलोचक हैं चैम्बरलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्षवादी सिद्धांत के प्रणेता कौन है? संघर्षवादी सिद्धांत के प्रणेता हैं शिमेल। कार्य करने का परंपरागत तरीका क्या कहलाता है? कार्य करने का परंपरागत तरीका क्या कहलाता है? ये कहलाता है परिपाटी। भारत में सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यहाँ पर स्टेट की बात नहीं की गई है, यहाँ पर जिला की बात हो रही है। तो सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? ये होगा आपका कोट्टायम। ठीक, अगर बात करें स्टेट की तो कौन सा राज्य होगा? केरल होगा। दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अंबेडकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान किस प्रशासन का अंग था? जिसमें 8 इनके मंत्रियां थे और 8 को अलग अलग यहाँ पर विभाग दे दिया गया था, जिनको कि कहा गया अष्टप्रधान। और ये किस प्रशासन का अंग था? तो ये मराठा के शासन के अंतर्गत देखा गया था। अब देखिए, इसमें हम देख लेते हैं कि वो अष्टप्रधान कौन कौन सी थी। पेशवा, फिर अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश, ये 8 इनके अष्टप्रधान कहलाते थे। ये 8 लोग, 8 विभाग दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने किस मुगल शासक के राजा में भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? किस मुगल शासक के जो राज्य में पहला आक्रमण हुआ किसका? अहमद शाह अब्दाली का। तो उस समय कौन था वो मुगल शासक? वह था मोहम्मद शाह। देख लेते हैं, छोटी सी नोट्स है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? 1748 में किया। उस समय तक पहले मराठों के आघात और बाद में नादिर शाह के आक्रमण से दिल्ली की सत्ता जो है बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। हालांकि अहमद शाह अब्दाली का प्रथम जो आक्रमण रहा, जो कि 1748 में हुआ, ये इनका असफल रहा। और इस समय जो मुगल शासक था वो कौन था? मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजे के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बुलंद दरवाजा के बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं। देखिए, सभी सत्य है। जो बुलंद दरवाजा था ये कब बना? 1602 में बना। किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। क्यों बनवाया? अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। गुजरात विजय हुई जिसके यादगार में इन्होंने बुलंद दरवाजा बनाया। कब बनाया? 1602 में बनाया। ये वही लिखा है
कि कब बनाया, किसने बनाया और ये कहाँ पर स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज बनता है। समाज जो है हमारा किससे बनता है, तो ये है देखिए व्यक्तियों के बीच संबंधों से बनता है समाज। नेक्स्ट है कौन सा मिलान सही नहीं है। यहाँ पर एक तरफ आपके राजवंश दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उसके संस्थापक दिए हुए हैं। आपको इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है उसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहला देखते हैं परमार वंश। परमार वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है, उपेंद्र राज। चंदेल वंश की बात करें तो चंदेल वंश के संस्थापक है नन्नू। सोलंकी वंश की बात करें तो सोलंकी वंश के संस्थापक है मूलराज प्रथम। और जो कलचुरी वंश है इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। ये जो कलचुरी वंश है छत्तीसगढ़ का एक वंश था और इसकी स्थापना किसने की थी, कोकल ने की थी। हालांकि गांगदेव इस वंश का एक शक्तिशाली राजा था लेकिन ये इसका संस्थापक नहीं था। संस्थापक कौन था, कोकल था। ओके चलिए नेक्स्ट है ममल्लुक वंश से कौन सा राजा था। ममल्लुक वंश मतलब दासुई वंश कहा जाता है जिसको, तो बलबन था। ठीक है, बलबन इस वंश से आता था और सबसे पहला इसके जो शासक था कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। समाजशास्त्र का जन्म स्थान कहाँ है, मतलब किसे माना जाता है समाजशास्त्र का जन्म स्थल, तो वो हो जाएगा फ्रांस। किस सल्तनत कालीन राजा ने लाहौर में राजधानी बनवाई थी, तो वो था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी और इल्तुतमिश ने गुलाम वंश, इल्तुतमिश जो है कि गुलाम वंश का ये राजा था। जैसा कि हम लोग यहाँ पर ममल्लुक वंश पढ़े थे, ममल्लुक वंश का भी यही था। ठीक है, नेक्स्ट है शाहजहां का काल किसका स्वर्ण काल कहा जाता है, याद रखिएगा शाहजहां का जो काल था जिस समय उसने शासन कर रहा था उसके पूरे पीरियड को कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। बहुत अच्छी अच्छी स्थापत्य उन्होंने बनाई थी, जैसे कि शाहजहां के काल में अनेक सुंदर इमारतें बनाई, जैसे ताजमहल बनाया जो कि कहाँ स्थित है, आगरा में है। लाल किला कहाँ है, दिल्ली में है। जामा मस्जिद कहाँ है, ये भी दिल्ली में है। तो इसीलिए इनके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है इत्मादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था, इत्मादुद्दौला का मकबरा की बात करें तो ये बनवाया था नेक्स्ट है इत्मादुद्दौला है थे कौन, वो थे नूरजहां के पिता। इत्मादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने स्वयं बनवाया था और यह संपूर्ण संगमरमर से बना, इसमें बहुमूल्य पत्थरों की नक्काशी की गई थी। लूम किस काल का एक तकनीकी यंत्र था, लूम एक तकनीकी यंत्र था किस काल का, तो ये था सल्तनत काल का। लूम सल्तनत काल की मशीन थी, इसे करघा भी कहते थे और हालांकि इसके बारे में सीमित जानकारी ही उपलब्ध है। बस याद रखिएगा कि एक तकनीकी यंत्र थी जिसको हम
करघा भी कहते थे। और ये किस काल की थी? सल्तनत काल की थी। और उसका ओरिजिनल नाम देखा जाए तो लूम है। नेक्स्ट है, न्याय की सोने की जंजीर किसने लगवाई थी? न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी जो कि पूरी तरीके से सोने की बनी हुई थी? जहांगीर। ठीक है, ये एक मुगल राजा था, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई? कुव्वत अल इस्लाम, ये मस्जिद देखिए किसके द्वारा बनवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था, जिसको कि ममल्लुक वंश भी कहते हैं, दास वंश भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अकबर के समय मीर बख्शी का कार्य क्या था? अकबर के समय में देखा जाए तो मीर बख्शी का काम क्या था? वो था एक सैन्य अधिकारी। ठीक है, अकबर मुगल राज्य का तीसरा राजा था। मीर बख्शी उसके सेनापति को कहा जाता था। और वो कौन था? सैन्य अधिकारी था। देवगिरी को सर्वप्रथम किसने जीता? देवगिरी को सबसे पहले जीता था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी 1204 में देवगिरी पर आक्रमण किया और वहां के यादव राजा को हराया। उसे वहां अतुल्य संपत्ति मिली, जिसके कारण उसके सुल्तान बनने की इच्छा प्रबल हो उठी और उसने जलालुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी और अलाउद्दीन खिलजी अपना यहाँ पर शासक बन गया। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल के बाद मुगल काल का पतन हो गया था? मुगल काल का लास्ट कौन था? लास्ट शासक था यहाँ पर औरंगजेब। औरंगजेब के बाद यहाँ पर मुगल शासन जो है वो खत्म हो गया। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल का पतन हो गया। औरंगजेब की प्रशासकीय अव्यवस्था के कारण दक्षिण भारत की जनता एवं मुस्लिम रियासतों में भी असंतोष व्याप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर कौन सी भारतीय हिस्से थे? जो हमारी दक्षिण भारत है उसके भी जो पश्चिमी घाट है उस पर कौन से भारतीयों के हिस्से थे? तो वो थे मुसेरी और तोंडी। ये दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर इनका निवास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन विलेज, ये जो बुक है इसके लेखक कौन है? इंडियन विलेज, इस बुक के राइटर हैं S.C. दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन की अवधारणा किससे संबंधित है? परिवार नियोजन करने किस लिए बोला जाता है? इसीलिए कहा जाता है ताकि आवश्यकता अनुसार उक्त तीनों में से किसी से, ताकि क्या हो गया, जनसंख्या वृद्धि को रोक सकें हम। ये जनसंख्या वृद्धि को रोकना यानी कि जनसंख्या को कम करना और जनसंख्या को ज्यों का त्यों बनाए रखने के लिए। तो ये सभी परिवार नियोजन की अवधारणा से संबंधित है। भारत के परिवार कल्याण कार्यक्रम को सर्वाधिक मदद किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से मिलती है? तो यहाँ पर भारत के परिवार कल्याण कार्यक्रम को सर्वाधिक मदद किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से मिलती है? तो यहाँ पर देखिए यूनिसेफ। यूनिसेफ एक संस्था है यूनाइटेड नेशन की। तो परिवार कल्याण जो कार्यक्रम है हमारे भारत का, इनको सर्वाधिक मदद ये करता है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय में दिल्ली का राजा कौन था? जब देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो रही थी तो इसकी बात करें कि स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो जब इसकी स्थापना हो रही थी तो उस समय जो दिल्ली का राजा था वो कौन था? तो इस टाइम पीरियड पर दिल्ली का जो राजा था वो था मोहम्मद बिन तुगलक।
और यहाँ पर टाइम पीरियड भी देख लीजिए कब, 1336 में। नेक्स्ट है मराठा पैदल सेना में सबसे कम रैंक किसकी थी? मराठाओं की जो पैदल सेना थी उसमें सबसे कम रैंक किस, वो थी हवालदार की। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के समय प्रशासनिक और राजस्व वसूली के लिए कौन सी इकाई थी? जब अकबर का टाइम पीरियड चल रहा था तो इस समय उनकी जो प्रशासनिक या फिर राजस्व जो वसूली होती थी उसकी इकाई क्या थी, किस नाम से उसको वसूला जाता था? जैसे हमारी आज की इकाई क्या है बोले तो हमें रुपए है ना, रुपए पैसे बोलते हैं। तो उस समय में जो प्रशासनिक और राजस्व वसूली की जो इकाई थी वो क्या थी? वो थी सूबा। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दास कैपिटल किसकी समाजशास्त्र की कृति है? बेसिकली जो दास कैपिटल बुक है वो किसकी है? तो ये मार्क्स की है। निम्न में से समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? समाजशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? कॉम्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो रामायण का यहाँ पर संस्कृत से फारसी में अनुवाद हुआ किनके द्वारा? मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। ये अकबर के दरबार में रहते थे। आपसे अगर पूछे कि जो बदायूनी था ये किसके दरबार में रहते थे तो आपको बताना है अकबर के दरबार में। इसके अलावा उन्होंने सिंहासन बत्तीसी का भी अनुवाद किया था। नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके काल में हुई? तो सबसे पहले तो याद रखिएगा जो पद्मावत है इसके जो रचनाकार हैं या लेखक हैं वो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। और पद्मावत की रचना किनके काल में इनके द्वारा किया गया था? तो वो था शेरशाह सूरी के काल में इन्होंने पद्मावत की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी संप्रदाय किस धर्म में विकसित हुआ है? तो सूफी संप्रदाय की बात करें तो ये किस धर्म में विकसित हुआ? इस्लाम धर्म में ये विकसित हुआ है। नेक्स्ट है अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखित पादशाहनामा किस राजा के राज्य के बारे में रचना है? तो सबसे पहले इसमें भी याद रखिएगा कि पादशाहनामा किसकी रचना है? अब्दुल हमीद लाहौरी की। और ये किस राजा के राज दरबार के बारे में रचना है? तो ये शाहजहां का जो राज्य था उसके बारे में ये जानकारी हमको यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो देखिए यहाँ पर ये उपाधि सिकंदर ए सानी किसने धारण की थी? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यहाँ पर देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी और जिसका अर्थ क्या है? दूसरा अलेक्जेंडर। ये अपने आप को कहता था दूसरा अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर ए सानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहिनूर हीरे का प्रथम स्वामी कौन था? जो कोहिनूर हीरा हमारे भारत में मिला था और जिसे अब ब्रिटेन में ले जाया गया है, ये कोहिनूर जो हीरा था इसका प्रथम स्वामी कौन था? तो ये है काकतीय। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। कोहिनूर हीरा 13वीं सदी में गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। यह पहले काकतीय राजाओं के पास था, लेकिन मलिक कफूर के आक्रमण के समय वहाँ के राजा प्रतापरुद्र देव द्वितीय ने यह हीरा उन्हें भेंट में दे दिया। तो देखिए जो कोहिनूर हीरा था ये गोलकुंडा के खान से निकाला गया और सबसे पहले कौन से राजाओं के पास था? काकतीय। तो काकतीय वंश जो था यहाँ पर एक राजा था प्रतापरुद्र देव द्वितीय। इसने क्या किया? इस हीरे को मलिक काफूर को दे दिया।
जिसके बाद यह खिलजी फिर मुगलों के पास रहा, अंत में रणजीत सिंह के पास रहा, जो सिक्कों की अंग्रेजों द्वारा हार के बाद ब्रिटेन चला गया। तो सबसे लास्ट वाला याद रखिएगा, सबसे लास्ट में किसके पास था? रणजीत सिंह के पास था। और सबसे पहला याद रखिएगा, राजा प्रताप रुद्र देव ने इसको किसको दिया था? मलिक काफूर को दिया था। कौन सी डायनेस्टी में रहा था? काकतीय राजाओं के पास रहा था। तो इतनी जानकारी यहाँ पर जरूर मेमोराइज रखिएगा। नेक्स्ट है तारिक ए फिरोज शाही, इसकी रचना किसने की थी? तारिक ए फिरोज शाही, इसकी रचना जो है किसके द्वारा किया गया? जियानुद्दीन बरनी के द्वारा किया गया था। यहाँ पर नाम से आप ये मत कर दीजिएगा कि फिरोज शाह तुगलक, ठीक, याद रखिएगा जियानुद्दीन बरनी ने इसकी रचना की है। तारिक ए फिरोज शाही की रचना जियानुद्दीन बरनी ने की। इससे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजशेखर किस गुर्जर प्रतिहार वंशी राजा के दरबारी कवि थे? तो यहाँ पर देखिए, जो राजशेखर है ये किस प्रकार के गुर्जर प्रतिहारी वंशी के राज दरबारी थे? ये थे महेंद्रपाल प्रथम। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार वंशी राजपूत राजा महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे। उनकी रचना काव्य मीमांसा विश्व प्रसिद्ध है। काव्य मीमांसा किसकी रचना है? ये भी याद रखिएगा, राजशेखर, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंशी राजपूत के यहाँ पर दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव ने किस राजपूत राजा की मदद की थी? पेशवा बाजीराव ने यहाँ पर किस राजपूत राजा की मदद की? तो छत्रसाल की यहाँ पर मदद की थी। एक बार रीड कर लेते हैं। राजपूत राजा छत्रसाल के बंगश खान द्वारा हार जाने की पर बाजीराव पेशवा ने उनकी मदद की। और बंगश खान मुगलों का सेनापति था, जो कि एक पठान था, और बंगश युद्ध में हार गया और वापस लौट गया। नेक्स्ट है, जयचंद किस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया? तो यहाँ पर देखिए, जयचंद किस युद्ध में भाग लिया था? चंदावर के युद्ध में भाग लिया था, और इसमें वो हार गया था। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। किसके बीच? जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। जयचंद जो है लड़ते हुए मारा गया, और यहाँ पर मोहम्मद गोरी की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की थी? गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की थी? तुगलक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में से सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? तो यहाँ पर ये सारे जो बैंक हैं ये वो क्या करते हैं? औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराते हैं। तो इन चारों में से किसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी? आंसर की बात करें तो वो क्या हो जाएगी? IFCI, इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी। नेक्स्ट है, एक प्राइवेट कंपनी खड़ी करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्ति चाहिए? न्यूनतम की बात कर रही है, तो न्यूनतम कितने व्यक्ति चाहिए? 2 व्यक्ति चाहिए। नेक्स्ट है, कौन सी कार कंपनी इटली में है? इनमें से कौन सी जो कार कंपनी है वो इटली की है? तो वो है फिएट। फिएट जो है वो इटली की कंपनी है। नेक्स्ट है, डीजल के रेल इंजन बनाए जाते हैं। तो डीजल वाले जो रेल इंजन होते हैं इसको कहाँ बनाया जाता है? चितरंजन में बनाया जाता है। नेक्स्ट है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1469 में। 20 अक्टूबर 1469 में हुआ था, और इस दिन को प्रकाश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है ये है अजमेर में। ये कौन थे? एक सूफी संत थे, और इनकी दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है।
नेक्स्ट है असंगठित क्षेत्र के लिए डाटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? तो ये है आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। किस एक्ट के तहत? एक्ट ऑफ 1934। और ये असंगठित क्षेत्र से संबंधित जितने भी डाटा होते हैं उसको कौन एकत्र करता है? आरबीआई करता है। नेक्स्ट है भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक एचडीएफसी बैंक का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर है? एचडीएफसी बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यह है मुंबई में। नेक्स्ट है नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल राजा कौन था? जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय मुगल डायनेस्टी चल रही थी और उसमें किस राजा का शासन चल रहा था? तो उस समय में मोहम्मद शाह, याद रखिएगा, मोहम्मद शाह यहाँ पर शासन कर रहा था और नादिर शाह का यहाँ आक्रमण हुआ। देखते हैं यहाँ पर नादिर शाह ने कब आक्रमण किया? 1737 में भारत पर आक्रमण किया। वो तब के 100 करोड़ रुपए की संपत्ति लेकर चला गया था। मतलब उस समय की बात है जब उसने 100 करोड़ संपत्ति यहाँ से ले गया था। और आज की डेट में तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो उस समय मोहम्मद शाह रंगीला मुगलों का राजा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला शेयर बाजार किस शहर में स्थापित हुआ था? भारत के पहले शेयर बाजार की बात करें तो वो कौन सी है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? मतलब किस शहर में होगा? तो ये होगा मुंबई, नाम में ही है। नेक्स्ट है दीन इलाही कब चलाया गया था? सबसे पहले तो ये बताइए कि दीन इलाही किसके द्वारा चलाया गया? अकबर के द्वारा चलाया गया। कब चलाया गया? 1582 में। अकबर ने दीन इलाही नामक अलग धर्म चलाया था और यह धर्म 1582 में चलाया गया। नेक्स्ट है आयकर कौन लगाता है? आयकर कौन लगाता है? इनकम टैक्स लगाती है केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय है आपको जिनेवा में मिलेगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? जो हमारी देश में आयात होते हैं, हमारे देश से निर्यात होते हैं, उन पर यहाँ पर अगर टैक्स लगाने की बात करें तो वो कौन सी टैक्स लगती है? सीमा, या स्टेट के अंदर भी लग सकती है, अलग से अलग स्टेट में। नेक्स्ट है मुगल राज्य में काजी अल कुजात कौन था? काजी अल कुजात। तो मुगल राज्य में जो काजी अल कुजात था ये हुआ करता था न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। जैसे कि हम लोग अभी न्यायाधीश को कह देते हैं, तो वो उस समय क्या होता था? काजी अल कुजात। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। ब्याज दर नीति किसका अंग है? ब्याज दर नीति किसका अंग है? तो ये है मुद्रा नीति। जहां पर मुद्रा से रिलेटेड पॉलिसीज होते हैं वहीं पर ब्याज दर से भी रिलेटेड पॉलिसी यहाँ पर उसी का ही अंग होता है। भारत में दूध का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो भारत में बात करें तो दूध का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? वो होता है यूपी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। नेक्स्ट है, किताब ए रहला। किताब ए रहला की रचना किसने की थी? तो देखिए यहाँ पर इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था और किताब ए रहला नामक इसने पुस्तक लिखी थी। देखिए यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। किताब ए रहला की रचना इब्न बतूता ने की थी। उसने अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखा। गौरतलब है कि इब्न बतूता एक मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया और उसने 8 साल तक दिल्ली के काजी के पद पर काम भी किया था। इस वाली बात को भी याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है, इनमें से किन व्यक्तियों की विचारधारा समान थी? तो यहाँ पर देखिए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू की जो विचारधारा थी वो समान थी। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, उग्र दल से आते थे बाल गंगाधर तिलक, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ये जो है ये नम्र दल वाले आते थे। ये भी दादा भाई नौरोजी भी ये नम्र दल वाले थे और बाल गंगाधर तिलक उग्र दल वाले थे। और सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के बीच में तो इलेक्शन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी इनके साइड थे, पट्टाभी सीतारामैया के, और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, जिसके कारण क्या है महात्मा गांधी नाराज हो गए थे। तो ये दोनों भी अपोजिट वाले हो गए। लेकिन यहाँ पर सेम कौन रहा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, क्योंकि इन दोनों ने ही 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और वे अनुशीलन समिति से भी जुड़े रहे और मोतीलाल नेहरू ने भी स्वराज पार्टी के सदस्य थे। मोतीलाल नेहरू भी इनके सदस्य थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो पहली बार कब चुना गया था इनको? कलकत्ता के अधिवेशन के लिए। यहाँ पर देखते हैं, भूमेश चंद्र बनर्जी को 1885 के बॉम्बे अधिवेशन में कांग्रेस का पहला अध्यक्ष चुना गया था। 1885 में देखिए, भूमेश चंद्र बनर्जी को बॉम्बे अधिवेशन में कांग्रेस का पहला अध्यक्ष चुना गया था और इसकी स्थापना किसने की थी? A.O. योम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भूमेश चंद्र बनर्जी को 1892 में कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन में पुनः दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया था। इसको भी याद रखिएगा कि भूमेश चंद्र बनर्जी ने सबसे पहला वाला अधिवेशन भी किया और यहाँ पर देखिए 1892 वाला भी इन्होंने किया था। और यहाँ पर बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो इनको राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, दूसरे अधिवेशन के रूप में, जो कि 1886 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कांग्रेस के कलकत्ता वाले सम्मेलन में इनको अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद कैबिनेट मिशन को निष्क्रिय माना जाने लगा? तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन का काम क्या था? कैबिनेट मिशन भारत आई इसलिए थी ताकि वो हमारे संविधान सभा को बना सके, लेकिन इसको कब निष्क्रिय माना गया? जब क्या हुआ? एटली की घोषणा हुई। तो देखते हैं यहाँ पर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की गई थी कि शक्तियों का हस्तांतरण करने के बाद ब्रिटिश भारत छोड़ देंगे और यह प्रक्रिया जून 1948 से पूरी तरह की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? भारत के द्वारा पंचवर्षीय योजना को कहाँ से लिया गया? रशिया से लिया गया था। और कब स्टार्ट हुआ हमारे भारत में? तो ये स्टार्ट हुआ था 1951-52 में ये स्टार्ट हो गया था। और इस जो पंचवर्षीय योजना होती है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते के लिए भारतीय कांग्रेस के 3 महत्वपूर्ण सदस्यों ने गांधी जी को राजी किया।
नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्यक्ति इस कार्य में शामिल नहीं था? गांधी इरविन समझौता हुआ कब था? ये हुआ था 1931 में। ये समझौता इसलिए किया गया था क्योंकि 1930 में देखिए गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हो गए थे और इसमें कांग्रेस के एक भी प्रतिनिधियों ने यहाँ पर भाग नहीं लिया था, जिसके कारण गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है 1931 में। और फिर सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन होती है उसमें गांधी जी यहाँ पर कांग्रेस की साइड से वहाँ जाते हैं सम्मिलित होने के लिए। तो गांधी इरविन समझौता को कंडक्ट कराने के लिए किन 3 व्यक्तियों ने यहाँ पर प्रयास किया था उसको बताना है। और लास्ट में आपसे ये पूछा गया कि कौन इसमें शामिल नहीं है, उसको आपको पिक करना है। तो देखिए यहाँ पर किसने भाग नहीं लिया था? इसने कोई भी सहायता नहीं की थी। तेज बहादुर सप्रू, M.R. जायकर और V.S. श्रीनिवास शास्त्री, ये तीनों ही मिलकर गांधी और इरविन समझौते को यहाँ पर योगदान दिए थे। यहाँ पर पूरी कहानी दी हुई है, एक बार हम रीड कर लेते हैं। गांधी इरविन समझौते पर महात्मा गांधी व तत्कालीन भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा कब यहाँ पर हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। यह समझौता लंदन में आयोजित किए जाने दूसरे गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस भाग नहीं ले रही थी, जिसके कारण गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया और गोलमेज सम्मेलन के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए क्रांतिकारियों को रिहा करने का फैसला किया। क्यों फैसला किया? क्योंकि इन्होंने, गांधी जी ने ही कहा था कि अगर आप क्रांतिकारियों को रिहा करेंगे तभी मैं इसमें शामिल होऊंगा। यही इनके बीच समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया। तो भारत सरकार ने जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है इसको राष्ट्रीय स्तर पर कब अपनाया? 1957 में अपनाया। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो हमने पढ़ा कि 51-52 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो 1950 यहाँ पर रखिएगा, लेकिन लागू कब से हुई थी? 1951। नेक्स्ट है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का लक्ष्य क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का जो लक्ष्य है वो है किसानों का लघु अवधि के लिए ऋण दिलाना। जो भी किसान होते हैं इनको लघु अवधि के लिए, कम समय के लिए ऋण दिलाना। नेक्स्ट है, भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये कहाँ पर स्थित है? तो यह भी मुंबई में स्थित है। ये भी मुंबई में स्थित है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो दलाल स्ट्रीट की बात करें तो ये भी कहाँ है? ये भी आपको मुंबई में मिलेगा। नेक्स्ट है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का भी मुख्यालय आपको वहीं मिलेगा जहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, दलाल स्ट्रीट है, तो यहीं पर मिलेगी आरबीआई का मुख्यालय। नेक्स्ट है, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो बात करें ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की तो ये कहाँ पर पहली बार स्थापित हुआ था? सूरत में। यहाँ पर देख लेते हैं, सूरत प्रेसिडेंसी की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा 1612 ईस्वी में स्थापित की गई और यह 1687 तक अस्तित्व में रही। इसके पश्चात प्रेसिडेंसी को बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया। नेक्स्ट है, भारत में साम्यवाद के पथ प्रदर्शक कौन थे? साम्यवाद के, तो साम्यवाद के पथ प्रदर्शक की बात करें तो वो थे M.N. रॉय। इनका फुल फॉर्म क्या था? मानवेंद्र नाथ रॉय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? नेक्स्ट है, अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर ये तीनों ही अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरुनिसा किस नाम से प्रचलित थी?
मेहरुन्निसा देखिए, नूरजहाँ, नूरजहाँ को मेहरुन्निसा के नाम से जाना जाता था। मेहरुन्निसा शेर अफ़गान की विधवा और जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर की पत्नी थी, जिसे जहांगीर ने नूरजहाँ की उपाधि दी थी, लेकिन उसका नाम क्या था? मेहरुन्निसा। शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि? किसकी हस्तलिपि है? भगत पीपा। भगत पीपा की हस्तलिपि है शराब गुटखा। नेक्स्ट है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना ये 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। नेक्स्ट है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है पेरम्बूर में। भारतीय रेलवे की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? जो भारतीय रेलवे को पैसे मिलते हैं वो किस क्षेत्र से सबसे अच्छा इनको मिलता है? तो ये है माल भाड़ा। नेक्स्ट है, भारत में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है बिहार। ओके, बिहार। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? तो मोहम्मद गोरी ने अंतिम अभियान किसके खिलाफ किया? खोखर, खोखर के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये है मनीला में। ठीक है, कहाँ? मनीला में। नेक्स्ट है, यूएसए की मुद्रा क्या है? यूएसए की मुद्रा आई होप कि सबको ही पता होगा, बहुत ही फेमस है। क्या है? डॉलर है। नेक्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध यहाँ पर हुआ था मराठा और अफगानों के बीच में हुआ था। तो देखिए, अब ये पानीपत का तीसरा युद्ध सदाशिव भाऊ की मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना के बीच हुआ था। ये अक्सर हम लोग ऐसे पढ़ते रहते हैं कि मराठा और अफगान के बीच हुआ था। तो मराठा में भी नाम याद रखिएगा, कौन? सदाशिव भाऊ। और अफगान में कौन? अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें मराठा की हार हो गई थी। ठीक है, मराठा की हार हो गई और कौन जीता? अफगान जीता। उनके 60 से 70,000 सैनिक मारे गए और उनके कई योग्य योद्धा भी यहाँ पर मारे गए। इसमें अफगानों का रुहेलों अवध के राजाओं ने साथ दिया, जबकि मराठाओं को राजपूतों और जाटों का साथ प्राप्त नहीं हो सका, जिससे उनकी हार हो गई। अब बात करते हैं पानीपत। पानीपत के टोटल 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में। दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। और तीसरा युद्ध जो हुआ वो हुआ आपके 1761 में हुआ था। 1526 में जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ वो किनके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें किसकी विजय हुई? बाबर की विजय हुई। और लोदी वंश के जो अंत वाला था वो कौन था? इब्राहिम लोदी, और जिससे कि लोदी डायनेस्टी यहाँ पर ख़त्म हो गई। 1556 में दूसरा युद्ध हुआ जो कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, और तीसरा युद्ध जो कि आप देख ही रहे हैं मराठा और अफगानों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वीणा कौन बजाता था? इनमें से कौन वीणा बजाता था? तो ये है औरंगजेब। औरंगजेब वीणा बजाता था। औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था, हालांकि उसने अपने राज्य में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, लेकिन ये वीणा बजाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि किसने धारण की? पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि किसने धारण की थी? ये धारण की थी हरिहर प्रथम। ठीक है, हरिहर प्रथम ने तुंगभद्रा के दक्षिण के राज्य पर अधिकार कर लिया था। उसने पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है पूर्व और पश्चिम दिशा के समुद्र का स्वामी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल रज्जाक इब्न इशाक समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा कालीकट। तो यहाँ पर देखिए, फारसी जो इस्लामिक विद्वान था कमालुद्दीन अब्दुल रज़ाक इब्न इसाक समरकंदी, इसने 1440 के दशक में कालीकट की यात्रा की थी। अब देखिए, कालीकट जो है भारत की मालाबार तट पर स्थित शहर है। उसने कालीकट की संस्कृति के बारे में कई उपयोगी लेख लिखे भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष पर हुआ था? 1565 में। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। देखिए, युद्ध वाले जो है कंफ्यूजिंग डेट ईयर रहता है, तो इसको आप लोग एक साथ रिवाइज करके पढ़िएगा। जैसे कि हमने अभी इस क्वेश्चन में की सीरीज में क्या देखा, 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध और 1761 पानीपत का तृतीय विश्व युद्ध। ये तो हो गया। अब यहाँ पर तालीकोटा का युद्ध आया जो कि 1565 में है। देखिए, यहाँ पर तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और डेक्कन सल्तनतों की संयुक्त सेनाओं के बीच 1565 में हुआ, जिसमें विजयनगर के सेनापति सदशिवराय की हार हुई। नेक्स्ट है, शनिवार वाड़ा किस वंश से संबंधित था? शनिवार वाड़ा किस वंश से संबंधित है? तो ये है मराठा। शनिवार वाड़ा मराठा साम्राज्य की पेशवाओं की बैठकों का स्थान था। इसका विकास पेशवा बाजीराव प्रथम के समय हुआ। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट है, आलू का मोज़ेक का कारक है। आलू के मोज़ेक का कारक क्या है? विषाणु। ठीक है, विषाणु। ऑप्शन नंबर सी। मक्के के पौधे में क्या होता है? मक्के के पौधे की बात करें तो इसमें देखिए, पहले नर मांजर निकलता है। नेक्स्ट है, मूंगफली में तेल और प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? मूंगफली में तेल और प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो ये होती है 45% और 26%। यानी कि जो ऑयल होती है वो 45% होती है और प्रोटीन होती है वो कितनी परसेंट होती है? 26% होती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक बीजपत्री फसल नहीं है? वो है चना। चना जो है एक बीजपत्री फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू। आलू क्या है? आलू जो होता है एक रूपांतरित तना होता है। ठीक है, आलू एक रूपांतरित तना होता है। आम और अमरूद की रोपाई का समय कौन सा है? आम और अमरूद की रोपाई का जो समय है वो है जून जुलाई का समय होता है। कपास के बीजों का वितंतुकीकरण करते हैं। कपास के बीजों का वितंतरीकरण किससे किया जाता है? वो किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 होता है।
अधिक पीएच वाली भूमि में इन तत्वों की कमी होती है, यानी कि पीएच वैल्यू जिस भूमि की सबसे अधिक होती है उसमें किस तत्व की कमी होती है। पीएच क्या होता है? पीएच होता है, पीएच ऐसा स्केल होता है जिसमें हम किसी भी विलयन होती है उसकी अम्लीयता और क्षारीयता का पता करते हैं। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम होगी तो वो होगी अम्ल, और पीएच वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा होगी तो वो होगी आपकी क्षार। तो यहाँ पर अधिक पीएच वाली जो भूमि होती हैं उनमें कौन से तत्व की कमी होती है? तो उसमें कमी होगी बोरान और लोहे की, बोरान और लोहे की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने की पत्तियों में अम्ल पाया जाता है। जो चने की पत्तियां होती हैं उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें अम्ल पाया जाता है मैलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग कहाँ पर करते हैं? जो कपड़े में स्याही के दाग लग जाते हैं उसको मिटाने के लिए भी ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल को नत्रजन की अधिक आवश्यकता होती है? नत्रजन की अधिक आवश्यकता किसको होती है? वो होती है गन्ने को बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। छिड़काव के लिए यूरिया की अधिकतम सांद्रता सीमा कितनी है? छिड़काव किया जाता है उसमें आपको यूरिया की अधिकतम सांद्रता बतानी है, तो वो कितनी होती है? वो होती है 6% होती है। नेक्स्ट, मृदा में नमी की मात्रा बढ़ने की मृदा की उष्मीय चालकता क्या होती है? तो अगर मृदा में नमी की मात्रा बढ़ती है तो उस मृदा की जो उष्मीय चालकता होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस पर प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगी, वो उष्मीय चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च कार्बनिक पदार्थ से युक्त भारी मृदा की उष्मीय चालकता कितनी होती है? तो उच्च कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उसमें जो भूमि में जिस भूमि में उच्च कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें अगर उष्मीय चालकता की मान अगर पूछेगा तो वो क्या होगा? वो कम होगा। ओके, यहाँ पर क्या था? अगर मृदा में नमी की मात्रा ज़्यादा है तो उसमें उष्मीय चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। लेकिन अगर मृदा में उच्च कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा है तो उसकी उष्मीय चालकता क्या हो जाएगी? घटेगी। नेक्स्ट है, जीवाणुओं को मारने वाले विषाणु कहलाते हैं। तो जो जीवाणु होते हैं उनको मारने वाले जो विषाणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी, भोजी का मतलब खाना, किसको? जीवाणु को खाना। तो जीवाणु को मारने वाले विषाणु क्या हो जाएंगे? जीवाणु भोजी कहलाएंगे। नेक्स्ट है, लाल मृदा में लाल रंग का कारण क्या है? जो मिट्टी लाल होती है उसमें उसका जो लाल कलर होता है वो किसके कारण होता है? लोहे का व्यापक प्रसरण के कारण होता है। नेक्स्ट है, मृदा में जस्ते की विषाक्तता कम करने के लिए मिलाते हैं। तो मृदा में जो जस्ता होता है उसकी विषाक्तता को कम करने के लिए क्या मिलाते हैं? उसमें मिलाते हैं सुपर फॉस्फेट। नेक्स्ट है, भूमि की नमी मापी जाती है। तो भूमि में जो नमी होती है उसको किससे मापा जाता है? टेंशियोमीटर द्वारा मापा जाता है। और यहाँ पर बात करें हाइग्रोमीटर की तो इससे हम किसको मापते हैं? आर्द्रता को मापते हैं। तो टेंशियोमीटर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डायमंड बैकमोथ कीट है। तो डायमंड बैकमोथ कीट क्या है? तो ये है फूलगोभी। फूलगोभी का जो कीट होता है उसको कहा जाता है डायमंड बैकमोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कीटनाशक दवा का प्रयोग दीमक के नियंत्रण में होता है? जो दीमक होती है उसके नियंत्रण में किस का उपयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरपायरीफॉस। नेक्स्ट है, टमाटर के फलों में दरार के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? तो उसमें टमाटर के जो फल होते हैं उसमें दरारें आ जाती है, किसके कारण? बोरॉन की कमी के कारण। नेक्स्ट है, दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? हमने ये देख लिया है दलाल स्ट्रीट कहाँ है, ये मुंबई में है। और अगर बात करें यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, वो भी कहाँ मिलेगा? वो भी मुंबई में मिलेगा। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो भी कहाँ मिलेगा? वो भी मुंबई में ही मिलेगा। यहाँ पर देखते हैं मुंबई शेयर बाजार, दलाल स्ट्रीट, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत
और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अगर क्वेश्चन आए कि भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है, तो आप बताएंगे बम्बई स्टॉक एक्सचेंज या बम्बई शेयर बाजार। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। और दूसरा एक्सचेंज कौन सा है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका भी हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो भारत में पहली जो जनगणना हुई थी वो कब प्रारंभ हुई? 1872 में। देखते हैं, भारत की प्रथम जनगणना वर्ष 1872 में प्रारंभ हुई। अंग्रेजों के शासनकाल में आधुनिक प्रणाली की सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी 1872 में। जनगणना का क्रमवार आकलन अर्थात प्रथम नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। अब ये देखिए, जनगणना स्टार्ट तो हो गई थी मेयो के समय में 1872 में, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं रही थी, ये स्टॉप हो गई थी। लेकिन यहाँ पर 1881 से स्टार्ट हो गया रिपन के समय से नियमित रूप से जनगणना करना। और अब जो होता है प्रत्येक 10 वर्षों में इसकी जनगणना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? जो वर्ल्ड बैंक है ना, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है वॉशिंगटन में। देखिए, विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य क्या था? 1944 के द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों के रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन देना था, लेकिन बाद में रिकंस्ट्रक्शन से हटकर फोकस डेवलपमेंट पर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी हैं? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी हैं? तो वो है कार्डमम की पहाड़ी। ठीक है, कार्डमम की पहाड़ी। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां उपरोक्त में कार्डमम की पहाड़ियां हैं। ये केरल व तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। ये पहाड़ियां अच्छी चाय व इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। यह पहाड़ियां देखिए पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का दक्षिण विस्तार है। नीलगिरी के दक्षिण में स्थित अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जो है वो अनाईमुदी है, जो कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन कौन करता है? वो करता है कजाकिस्तान। तो देखिए, यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया मिलकर विश्व के कुल यूरेनियम का 70% उत्पादित करते हैं। ये तीन ही कंट्री मिलकर 70% यहाँ पर यूरेनियम उत्पादित करते हैं, जबकि यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार अगर पूछा जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया में है। उत्पादन करना और भंडार करना दोनों अलग हैं। ठीक है, भंडारण में जो है सबसे अधिक कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन ये स्टार्ट हुई थी 1930 में, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से शुरू हुआ? ये स्टार्ट हुआ था साबरमती से। ठीक है, साबरमती से। सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती से शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने दांडी अहमदाबाद से 385 किलोमीटर दूर स्थित भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक गांव के लिए पैदल यात्रा यहां पर आरंभ हुई थी। तो दांडी मार्च की बात करें तो ये भी कब स्टार्ट हुई? 12 मार्च 1930 को ही हुई और कब तक चली थी? 6 अप्रैल तक चली थी। कितने किलोमीटर चला गया इसमें? 385 किलोमीटर चला गया। कितने लोगों ने स्टार्ट किया था इसको? तो उसमें यहाँ पर लीड तो कर रहे थे महात्मा गांधी, लेकिन इनके साथ कितने लोग पैदल यात्रा चलना शुरू किए? 78 लोग, और आगे चलकर इसमें बहुत सारे लोग भी ऐड हुए थे। नेक्स्ट है, दिन की 241 मील लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर, दांडी कहाँ पर है? गुजरात में है। कौन से जिला में? नवसारी जिला में। गांधी जी ने सांकेतिक रूप से एक मुट्ठी नमक उठाकर कानून तोड़ा था। कितने दिन की? 25 दिन की यहाँ पर
241 मील की लंबी यात्रा इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अष्टप्रधान किसने गठन किया था? अष्टप्रधान, यहाँ पर अष्टप्रधान किसको कहा गया? इसमें शिवाजी के द्वारा अष्टप्रधान का गठन किया गया था, जिसमें 8 लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया था। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया था, तो उसी को कहा गया अष्टप्रधान। यहाँ पर देखिए अष्टप्रधान का प्रमुख जो होता था वो पेशवा होता था, जिसका स्थान राजा के बाद होता था। इन अष्टप्रधानों में पेशवा, अमात्य, सुनरवीस, मंत्री, सेनापति, सुमंत, पांडेराव, न्यायाधीश होते थे। ठीक, यहाँ पर अष्टप्रधान परिषद के सभी मंत्री शिवाजी के सचिव के रूप में काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ये होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन है। पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? जल पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। इस प्रकार संश्लेषण के दौरान निकलने वाली जो ऑक्सीजन होती है इसी जल के अपघटन से प्राप्त होती है। पानी का पीएच क्या है? पानी का पीएच होता है 7। पीएच मान किसी विलयन की अम्लता तथा क्षारकता को मापता है। 7 से कम पीएच वाले विलयन को अम्लीय कहा जाता है, और जबकि 7 से अधिक जो पीएच वाले विलयन होते हैं इनको कहा जाता है क्षारीय। WHO के अनुसार 100 से 150 TDS के पानी को पीने के लिए सही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर। यह करंट की यूनिट है एम्पियर। अब विद्युत शक्ति की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है, पावर की यूनिट है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वॉट होती है। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे उसकी क्या कहा जाता है? विद्युत शक्ति कहा जाता है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है, जबकि एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। कूलॉम विद्युत आवेश का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत। सिंधु घाटी की सभ्यता एक विकसित शहरी सभ्यता थी। नगरों को नियोजित ढंग से बसाया गया था। प्राप्त अवशेषों से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में इमारतों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था। लोग प्रकृति पूजा करते थे, इसलिए पूजा स्थलों के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। उस समय में प्रकृति पूजा की जाती थी। नेक्स्ट है सती प्रथा को अवैध किसने घोषित किया था? तो यहाँ पर राजा राम मोहन के प्रयास से किसने? विलियम बेंटिक ने इसको अवैध घोषित किया था। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने इस दिशा में सर्वप्रथम कदम उठाया और वर्ष 1828 में वैधानिक प्रक्रिया द्वारा सती जैसा जघन्य प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। कई जगह में इसका 1829 लिखा हुआ होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था कांग्रेस की, वो भी कौन सी? बेलगांव में। कब? 1924 में। फिर इनके 4 साल बाद 1928 में किसने अधिवेशन की अध्यक्षता की? सरोजिनी नायडू ने, प्रथम महिला जिनके द्वारा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है इंपीरियल क्रेडिट कॉर्प्स की स्थापना किसने की?
इंपीरियल क्रेडिट कॉर्प्स की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल क्रेडिट कॉर्प्स की स्थापना की थी। यहाँ पर देखते हैं वर्ष 1904 के नवंबर माह में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। 17 से 20 वर्ष के चयनित युवाओं को कैडेट एवं उसकी शिक्षाओं के लिए विभिन्न शहरों में मुख्य कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये कॉलेज राजकोट, लाहौर, इंदौर, अजमेर आदि शहरों में स्थापित हुए थे।